सवाल ही करते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे सवाल ही करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इस तरह के सवाल जो हमें आने चाहिए। एक बॉल है, h हाइट से ड्रॉप की गई है, h हाइट से ड्रॉप की गई है, मास m की बॉल है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज हाफ, E इज इक्वल टू हाफ, E की वैल्यू हाफ दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू हाफ दे रखी है, ये फिक्स्ड है, ग्राउंड तो फिक्स्ड ही है। फाइंड आउट द टोटल टाइम ऑफ मोशन, टोटल टाइम ऑफ मोशन, फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ मोशन, फाइंड आउट टोटल टाइम ऑफ मोशन। हो गया कितना? समझ रहा, हो गया। ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगेगा पहले पार्ट में? √2h/g, इज इट? लेट्स से इसको हमने t कहा, लेट्स से अभी हमने t कह दिया इसको। तो जब ये टकराएगा तो e की वैल्यू हाफ है, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है उसकी आधी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, बिकॉज ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर v है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v/2 होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब जिस वेलोसिटी से अगर टकराता, मेरे गिरता बेटा, अगर उसी वेलोसिटी से ऊपर जाता तो क्या वहीं तक पहुंचता, और उसको टाइम भी t लगता। अब की वेलोसिटी कितनी होगी लौटते समय? आधी, तो ऑब्वियसली टाइम आधा लगेगा, क्योंकि वेलोसिटी, ग्रेविटी उसको खा रही होगी। ग्रेविटी हर सेकंड तो फिक्स खाती है। अगर मान लो 50 मीटर पर सेकंड को खाने में ग्रेविटी को 5 सेकंड लगते हैं, तो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को खाने में कितना समय लगेगा? 2.5 सेकंड। तो अगर यहां पर यहां से यहां तक का समय t होता तो लौटने का समय कितना होता? t/2। फिर यहां वापस आता, फिर t/2। बताइए तो अगली बार क्या होता? तो पहली बार में तो t लगता, प्लस अगली बार में कितना लगता? 2 × t/2, 2 × t/2। फिर जब आता, फिर इसकी वेलोसिटी आधी हो जाती, तो जितना टाइम लग रहा था उसका आधा लगने लगता। तो अब कितना समय लगता? 2 × t/4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अरे चेक करिए, सही है क्या? समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हम यहां पे देखें, इस t को भी छोड़ देते हैं, इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है? t + t/2 + t/4 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या है ये? जीपी, इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का समेशन क्या होता है? a/1 - r। तो हमारा समय कितना आ गया? t + t तो है ये बाहर, फर्स्ट टर्म कितना हुआ? t/1 - हाफ। व्हाट इज द आंसर? 3t, which is 3√2h/g is the answer। क्लियर है क्या मेरी बात? अगला सवाल अब कर लीजिएगा, अब कर लीजिएगा ध्यान से। एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, ठीक है। ये यहां कोलाइड करता है b पॉइंट पर, ये डिस्टेंस है r दी हुई है। यहां पे जब कोलिजन होता है उसका e की वैल्यू हाफ है, फिर ये आगे जाता है, यहां कोलाइड करता है c पॉइंट पर। व्हाट इज दिस डिस्टेंस? b से c की दूरी कितनी होगी? पहले कोलिजन में r है और सेकंड कोलिजन में कितनी होगी? e की वैल्यू हाफ है। छोटे छोटे सवाल हैं पर करने आने चाहिए। ऑब्वियसली कोलिजन किस, जब भी कोई किसी दीवार से टकराएगा, जब भी कोई किसी दीवार से टकराएगा, यहां पर ऐसे कोई आके टकरा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो इसके पास वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है। वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ है, एक वेलोसिटी कंपोनेंट इधर की तरफ है v1 और एक इधर की तरफ है v2। इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा बच्चे? जब टक्कर मारेगा तो इंपल्स किधर लगेगा? नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर, ऊपर की तरफ लगेगा।
तो इस तरह जब वो तिरछा के टकराता है तो हम ये मानते हैं कि V2 कोलिजन में पार्टिसिपेट करता है और V1 का कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि V1 की दिशा में तो कोई फोर्स लगा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? V2 की दिशा में फोर्स लग रहा है, क्या टक्कर हुई है तो V2 की दिशा में फोर्स लग रहा है, और V1 की दिशा में नहीं लग रहा है। तो टक्कर के बाद जब ये वापस यहां पर जाएगा तो इसकी ये वाली वेलोसिटी तो V1 की V1 ही रहेगी, पर इधर की तरफ किस वेलोसिटी से आ रहा था? V2 से। और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर E है तो ये ऊपर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच V2 थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो ऊपर की तरफ आएगी वो EV2 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? EV2। सारी अब इसको देख लीजिए, फिर सवाल ट्राई करिए। V1 से टकरा रहा था, V2 से टकरा रहा था, तो V1 की वैल्यू V1 ही रहेगी, V2 की वैल्यू EV2 हो जाएगी। जब भी कोलिजन होता है नॉर्मल के अलोंग की वेलोसिटी चेंज होगी, उसके परपेंडिकुलर वाली दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक सवाल से कुछ सीखने को मिलेगा। एक में जीपी बनी थी, एक में इस कॉन्सेप्ट का यूज है। यह है सवाल। क्या ये आपको पता है कि V वेलोसिटी से फेंका गया तो V वेलोसिटी से ही आएगा? जिस वेलोसिटी से फेंका गया वहीं जब B पर जब गिरने से पहले तो उसकी वेलोसिटी वही होगी। तो ये इधर की तरफ फिर से आ रहा था V से, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, सेम एंगल पे आता है, जिस एंगल पे फेंकते हैं उसी एंगल पे गिरता है। तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ क्या थी? V cos थीटा थी। इधर की तरफ क्या थी? V cos थीटा। और इधर की तरफ क्या थी? V sin थीटा। टक्कर से पहले, टक्कर के बाद क्या होगा? V cos थीटा पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? V cos थीटा ही रहेगी, और V sin थीटा चेंज हो जाएगी, यानी ये अब हो जाएगी इधर की तरफ तो V cos थीटा ही रहेगी, और इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? V sin थीटा अपॉन 2। तो वर्टिकल वेलोसिटी बदल गई, आधी हो गई। टाइम ऑफ फ्लाइट कौन डिसाइड करता है? वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई है? आधी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी कितना हो गया होगा? आधा। तो बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया होगा? आधा। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रही है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा हॉरिजॉन्टल में? आधा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? ये R/2। अगर मान लो ये पूछा होता कि इसकी हाइट h है, इसकी हाइट बताइए, h/4 हो जाती। क्यों? क्योंकि वर्टिकल मोशन में v² = 2as लगाते, वर्टिकल वेलोसिटी v² = 2as लगाते। पहले v² sin² थीटा उसको h हाइट तक ले जा रहा था। अब इसकी वेलोसिटी आधी हो गई है, तो v² sin² थीटा की वैल्यू 1/4 हो गई होगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? h/4। क्या अगली बारी बता पाएंगे क्या होने वाला है? अगली बार रेंज कितनी हो जाएगी? R/4। और अगर पूछे कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली है, इसने बता सकते हैं क्या? टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चली है? तो R + R/2 + R/4। अगेन हमें जीपी मिल जाएगी, जो पिछले सवाल में जैसे मिली थी वैसे ही जीपी हमें मिल जाएगी यहां पे। और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin θ/g। याद है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin θ/g। इस बार उसका आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा, फिर आधा हो जाएगा। तो टाइम ऑफ मोशन ही पूछे तो निकाल पाएंगे, जीपी बन जाएगी, आराम से आंसर निकाल सकते हैं। वेरी गुड। अगला, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं जो कि कोलिजन पे आते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। प्रोजेक्टाइल में जो सवाल थे वो सब यहां पर आते। एक दीवार है, यहां पर एक दीवार है, एक पार्टिकल को फेंका गया U से थीटा से। अगर दीवार ना होती, अगर दीवार ना होती तो इसकी रेंज R होती। अगर दीवार ना होती तो रेंज R होती। मतलब ये यहां जाकर गिरता और ये रेंज हमारे पास R होती। ठीक है। अब ये दीवार जो है हमारी R/3 पर है, R/3 पर है। क्वेश्चन है कि कहां गिरेगा? वेयर इट विल फॉल, वेयर इट विल फॉल। कोलिजन इलास्टिक, E की वैल्यू 1। कोलिजन इलास्टिक है, E की वैल्यू 1। कोलिजन इलास्टिक है, E की वैल्यू 1। छोटे छोटे सवाल हैं पर ये सारे सवाल आते हैं। कोलिजन इलास्टिक है, E की वैल्यू 1 है। कोलिजन इलास्टिक है, E की वैल्यू 1 है।
टक्कर में कौन सी वेलोसिटी चेंज होगी? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कोई फर्क पड़ेगा क्या? बहुत बढ़िया। तो ये यहां से ऐसे जा रहा था मेरे बेटा, यहां से यहां तक का मोशन हुआ। यहां पे इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में v1 थी, मान लिया टक्कर से पहले। वर्टिकल में v2 थी, तो टक्कर के बाद क्या होगा? वर्टिकल में v2 ही रहेगी, हॉरिजॉन्टल में v1 उल्टी हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल में v1 उल्टी हो जाएगी। क्या वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा? वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। जितना समय पहले गिरने में लगा था उतना ही समय बाद में गिरने में लगाएगा। पक्का? तो जितना समय और क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पहले इधर की तरफ थी, अगर ना होता तो अब इधर की तरफ हो गई। तो टाइम, इतने ही टाइम में अगर ये दीवार ना होती उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना चलता इधर की तरफ? 2r/3। तो अब क्या करेगा? इधर की तरफ 2r/3 चलेगा। यानी जो ये फोटो आपके पास ये बन रही थी उसी का इमेज बन जाएगा यहां पर, और यहां पे आके टकराएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2r/3। तो पूछेगा कहां से गिरा, सस्पेंशन पॉइंट से कितना दूर गिरा है? तो आंसर इज r/3। क्या हुआ इस सवाल में? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये जो इधर जा रहा था वो अब इधर हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिवर्स कर गई, वर्टिकल वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वर्टिकल मोशन उसी तरह से ऊपर नीचे करेगा जैसे कर रहा था, हॉरिजॉन्टल राइट की जगह लेफ्ट हो गया। क्लियर है क्या मेरी बात? पक्का? अगला सवाल, अगला सवाल। ये दो दीवारें हैं, दो दीवारें हैं। एक पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, अगर ये दीवार ना होती तो ये यहां पे जाके यहां गिरता। ये रेंज r है। अगर दीवार ना होती तो ये यहां पे जाके यहां गिरता। ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2r/7 है। ये डिस्टेंस 2r/7, ठीक है? 2r/7 है ये डिस्टेंस। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, E की वैल्यू 1 है। ऑल कोलिजन्स आर इलास्टिक, E की वैल्यू 1 है। जमीन से गिरने से पहले कितनी बार टक्कर मारेगा? हाउ मेनी कोलिजन विल टेक प्लेस बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड? पार्टिकल को फेंका गया है, हाउ मेनी कोलिजन विल टेक प्लेस बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड? हाउ मेनी कोलिजन विल टेक प्लेस बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड? हाउ मेनी कोलिजन विल टेक प्लेस बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड? टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पक्का, वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टक्कर से सिर्फ क्या कर रही होगी? डायरेक्शन बदल गई। चलना तो बाएं की जगह दाएं चलेगी, पर टोटल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा? अभी भी r ही चलेगा। पिछले सवाल में क्या देखा था आपने कि इधर ना जाके इधर गया, पर टोटल पहले इधर गया फिर इधर गया, टोटल डिस्टेंस कितना चला था बेटा? r। क्योंकि टाइम सेम मिला है, स्पीड सेम है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो सेम रहेगी, पर डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया होगा क्योंकि ये वापस लौट गया। डिस्टेंस कितनी चलेगा हॉरिजॉन्टल में? क्या डिस्टेंस अभी भी हॉरिजॉन्टल में r चलेगा? तो पहला कोलिजन जब चले होगा तो हॉरिजॉन्टल में चला 2r/7, फिर दोबारा कोलिजन चला था 4r/7, दोबारा कोलिजन हुआ तो 4r/7, फिर तिबारा कोलिजन अगर इससे होगा तो कितना चला? 6r/7। चौथा कोलिजन के लिए 8r/7 है, पर चौथा कोलिजन हो ही सकता है कि 8r/7 चल ही नहीं सकता, क्योंकि r चलने पर ही जमीन पे गिर जाएगा। r चलने पे जमीन पे गिर जाएगा, r डिस्टेंस चलेगा तो जमीन पे गिर जाएगा। पहली टक्कर मारने के लिए इसने दीवार के पास चला तो कितना डिस्टेंस चला? 2r/7। 2r/7 r से पहले, यानी कि भी हवा में ही है, टक्कर मार देगा। फिर इधर चला, टक्कर मारी, टोटल डिस्टेंस 4r/7, अभी भी हवा में टक्कर मार देगा। फिर इधर चलता तो 6r/7 टक्कर मार देगा। फिर इधर टक्कर दोबारा मारने के लिए उसको यहां पहुंचने के लिए 8r/7 चलना पड़ता। और क्या 8r/7 हवा में चल सकता है क्या? क्यों? r पे तो जमीन पे गिर जाएगा। इसका मतलब है ये यहां पे कहीं जमीन पे ये गिर जाएगा। अरे चेक करिए, कहां जमीन पे गिरेगा? r/7 दूरी पर ही, r/7 दूरी पर ही जमीन पे गिरेगा। कैसे? 2r/7, 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 r/7, टोटल कितना हो गया? r। तो आंसर क्या हुआ? हाउ मेनी कोलिजन्स? 1 2 3। नंबर ऑफ कोलिजन्स पूछेगा तो आंसर आएगा 3। इज इट राइट?
पक्का? अगला सवाल, थोड़े थोड़े सवाल है पर ध्यान से करिए। इस पार्टिकल को फेंका जाता तो इसकी रेंज आर होती, पार्टिकल को फेंका जाता कि इसकी रेंज आर होती, रेंज इसकी आर होती, रेंज इसकी आर होती। यहां सामने एक दीवार है, यहां से r/3 दूरी पर, r/3 दूरी पर ये दीवार है, रेंज की वैल्यू आर होती अगर ये r/3 दूरी पे दीवार है। पार्टिकल कोलाइड्स एंड comes back to original point, find out E. Particle collides and comes back to original point, find out E. Find out E. E की वैल्यू बताइए। कौन सी वेलोसिटी बदलेगी टक्कर से? हॉरिजॉन्टल। टाइम ऑफ फ्लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज चेक करें। क्या हुआ? आसान सवाल थे यार, पता नहीं क्यों इतनी देर लगा है। अगर ये मान लो जैसे इधर जाके टकराया, जिस वेलोसिटी से टकराया है अगर उसी वेलोसिटी से वापस आता तो कहां पे गिरता? 2r/3 पे। अभी r/3 पे गिर रहा है, इसका मतलब लौटने वाली वेलोसिटी आधी हो गई होगी। ये कौन सा सवाल था? फिर जिस वेलोसिटी से टकरा रहा है उससे आधी वेलोसिटी से लौटा होगा, तो E की वैल्यू हाफ। अबे टाइम ऑफ फ्लाइट पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सिर्फ वेलोसिटी तो डिसाइड करेगी कितना दूर गिरेगा। क्या जिस वेलोसिटी से ये जा रहा था उसकी आधी वेलोसिटी से लौटेगा? क्यों आधी वेलोसिटी से लौटेगा मुझे पता चला। अगर अभी नहीं गया होता तो ये उसी वेलोसिटी से अगर लौटता तो यहां गिरता, यानी कितना चलता हॉरिजॉन्टल में? 2r/3। अभी कितना चल रहा है? r/3। इसका मतलब है लौटते समय वेलोसिटी आधी हो गई होगी। ये सब मुंह जवानी सवाल हैं, मुंह जवानी सवाल हैं, करने आने चाहिए। अगला सवाल, पार्टिकल को फेंका गया मास m के, अगर कुछ ना होता तो इसकी रेंज आर होती। बार बार वही एक ही जैसा सवाल है, कुछ ना होता इसकी रेंज आर होती। ठीक है। एट टॉप मोस्ट पॉइंट, एट टॉप मोस्ट पॉइंट it get fragmented in two parts. Let's say it's a bomb. At topmost point it get fragmented in two parts of mass ratio 1:3. Mass ratio 1:3. ठीक है। The heavier one falls below the topmost point. Heavier one falls below the topmost point. नीचे गिर जाता है बस। ठीक है बच्चे। Where the lighter one will hit. Where the lighter one will hit. कहां हुआ बॉम्ब ब्लास्ट? टॉप मोस्ट पॉइंट पर। इसके पास वेलोसिटी रही होगी u cos थीटा। अगर इसी से चलता रहता तो कितना और चलता? r/2। r/2 पे तो सभी आ चुके हैं, r/2 चलता रहता। अब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट का टाइम तो बहुत छोटा होगा। क्या इस पे कोई बाहरी फोर्स है? कौन सा? वेट। But for small time interval, can I say there is no external force? और मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। तो इसका टुकड़े हुए, मान लीजिए इसका मास m था, इसका मास m था, या 4m मान लिया, क्योंकि अगर मान लो 1:3 में टूटा हुआ है तो हमें मास तो दिया नहीं हुआ है, तो आसान करने के लिए 4 kg मान लेते हैं। क्यों? ताकि तोड़ना आसान हो जाएगा। 1 kg 3 kg, इज इट राइट? जब कंट्रोल हमारे हाथ में है तो हम अपने सिंप्लीफाइकेशन के लिए 4 kg का ब्लॉक मान लेते हैं। तो 4 kg का ब्लॉक था जो कितनी स्पीड से चल रहा था, तो ये जब फटा तो अंदर के फोर्सेस से फटा होगा, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा।
तो इसका मतलब है जो 3 kg का, इसके पास 2 टुकड़े बने, ये 4 kg का ब्लॉक ये 3 kg के टुकड़े में बना, ये 4 का था, ये 3 का बना और एक 1 का बना। 3 की वेलोसिटी इधर की तरफ 0 हो गई, तभी तो फॉल कर गया नीचे। तो 1 के पास ऐसी वेलोसिटी आई होगी कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा। कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? 4u cos थीटा। कितनी हो जाएगी वेलोसिटी इसके पास? 4u cos थीटा। कैसे कहा इन्होंने? मोमेंटम कंजर्वेशन। अरे बताइए, 4 kg के पास u cos थीटा थी तो इनिशियल मोमेंटम कितना था? 4u cos थीटा mv। बाद में कितना हो गया? 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू वी। अरे थोड़ा मैथ्स दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो 1 इंटू वी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। अरे चेक करिए, तो वेलोसिटी 4 गुनी हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 4 गुनी हो गई, वर्टिकल मोशन पे कोई फर्क पड़ा नहीं। पहले कितनी दूरी गिरता यहां से, अब कितनी दूरी पे गिरेगा? 4 टाइम्स r/2। इसका मतलब है ये वाला पार्टिकल यहां कहीं गिरेगा। क्या ये डिस्टेंस 2r हो गई? अरे 4 टाइम्स r/2 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2r हो गई। 4 टाइम्स r/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r। तो कोई पूछेगा कि प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूरी पे गिरा? 2r प्लस r/2, 2r प्लस 5r/2। और जहां पहले गिरना था वहां से कितनी दूरी पे गिरा? 3r/2। दोनों इक्वेशन में कुछ भी पूछ सकता है कि कहां गिरेगा। कहां गिरेगा मतलब किस जगह से कहां गिरेगा। क्या करेंगे इस सवाल में? समझ में आ गया आपको? अगला सवाल, छोटे छोटे सवाल है पर ये करने जरूरी हैं, करने जरूरी है ये सारे के सारे सवाल। ये एक फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। एक पार्टिकल है मास m का, इधर की तरफ जाता है u, सामने हॉरिजॉन्टली जाके टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टली जाके टकरा रहा है, हॉरिजॉन्टली जाके टकरा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टली जाके सामने टकरा रहा है। दीवार आपकी नॉर्मल, आपका दीवार ऐसी है, आपको दिख रहा है इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल पर है, u स्पीड से आ रहा है। इफ the ball bounces back vertically, bounces back vertically, find out theta। find out theta। नहीं, बाउंसेस वर्टिकली, फाइंड आउट ई। थीटा नहीं, थीटा तो दिया हुआ है। फाइंड आउट ई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई निकालना है, सॉरी माय मिस्टेक। फाइंड आउट ई, बिल्कुल फाइंड आउट ई। पहले बताइए नॉर्मल किस दिशा में लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये है हमारा लाइन ऑफ इंपैक्ट, दिस इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। जब भी कोई तिरछा टकराएगा तो हमेशा सोचना पड़ेगा लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है, उसी की दिशा की वेलोसिटी बदलेगी, उसके परपेंडिकुलर वाली नहीं बदलेगी। तो व्यू से आ रहा था, क्या हमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है? तो क्या मेरे बच्चों मैं मान सकता हूं कि टक्कर से पहले इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी थी? चेक करिएगा, इधर की तरफ ये कंपोनेंट किया मैंने, ये एंगल भी थीटा होगा क्या? तो इधर की तरफ वेलोसिटी थी u cos थीटा, एम आई राइट? और इधर की तरफ वेलोसिटी थी u sin थीटा। टक्कर में कौन पार्टिसिपेट करेगा? u cos थीटा इधर की तरफ थी, इसके वेलोसिटी, u sin थीटा इधर की तरफ वेलोसिटी थी। टक्कर में कौन पार्टिसिपेट करेगा? u cos थीटा तो एज जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तिरछा जमीन पे कर रहे थे, वही सेम सवाल तो तिरछा बना के दे दिया। u cos थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, u sin थीटा रिवर्स कर जाएगी और कितनी हो जाएगी? e टाइम्स,
अरे फिक्स्ड है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u sin थीटा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर e है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन e u sin थीटा हो जाएगा। तो टक्कर के बाद इसकी वेलोसिटी किधर होगी? टक्कर के बाद इधर की तरफ वेलोसिटी इसकी क्या अभी भी u cos थीटा होगी? बताओ। और टक्कर के बाद इधर वाली वेलोसिटी इसकी eu sin थीटा हो जाएगी। इज इट राइट? टक्कर के बाद ये वाली वेलोसिटी u sin थीटा हो जाएगी। पक्का? पर वो बंदा कह रहा है कि रिजल्टेंट इनकी वेलोसिटी जो आ रही है वो वर्टिकल में आ रही है। रिजल्टेंट वेलोसिटी किस तरह आ रही है? वर्टिकल में आ रही है। ये बोल रहा है सवाल में। अरे बोल रहा है। तो यानी कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये कितना ये इन दोनों, इसका और इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ आना है, तो इस वेक्टर में ये वेक्टर जोड़ दे तो इसकी दिशा इधर की तरफ आएगी। यानी ये ऐसा ये वाला है, देख लीजिए ध्यान से। ये लंबाई कितनी है? EU sin थीटा। और ये कितना है? EU cos थीटा, सॉरी U cos थीटा। तो ये लंबाई कितनी है? EU sin थीटा। ये कितनी है? U cos थीटा। अरे इसी को यहां बनाया है। अरे दो वेक्टर हैं, इधर की तरफ है EU sin थीटा और इधर की तरफ है U cos थीटा, और इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ आ रहा है। ये एंगल थीटा है तो दिस और दिस, अरे चेक करिए। पक्का ये एंगल थीटा है। ये कितना आया आपका? मैं भूल गया। U cos थीटा। अरे चेक करिए। तो इस ट्रायंगल से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? U cos थीटा अपॉन EU sin थीटा। अरे चेक करिए। तो E की वैल्यू आ गई cot स्क्वायर थीटा। एक स्टेप खा गया हूं, देखिए। U से U कैंसिल, cos थीटा बाई sin थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? cot थीटा। E को उधर ले गए, tan थीटा को इधर लाए, क्या बन गया? E की वैल्यू कितनी आ गई? cot स्क्वायर थीटा। ये सब सवाल आ सकते हैं, एक एक लाइन के सवाल हैं सारे। E की वैल्यू आ गई cot स्क्वायर थीटा। सवाल करने का तरीका समझ में आया? हॉरिजॉन्टल आ रहा था, वर्टिकल जा रहा था, हमने क्या किया? डायग्राम बना लिया बस। सिर्फ सीखने वाली बात क्या है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी कंपोनेंट कोलिजन में पार्टिसिपेट करता है और उसके परपेंडिकुलर वाला नहीं करता है। और अगर फिक्स दीवार से कभी टक्कर हो रही है तो U से आएगा तो EU से जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच U है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन EU होगी। पक्का? गुड। अगला, अगला ये 2m मास का पार्टिकल है, ये m मास का पार्टिकल है, ये 2m मास का पार्टिकल है। कोई फ्रिक्शन विक्शन कहीं नहीं है, कोई ग्रेविटी वेविटी कोई नहीं है। इसको u स्पीड से भेजा गया, u स्पीड से भेजा गया। हाउ मेनी कोलिजन्स विल टेक प्लेस? कितने कोलिजन टेक प्लेस करेंगे? How many collision will take place? How many collision will take place? भाई नॉर्मल सवाल है, कोलिजन का जैसे करते हैं। पहले कोलिजन के बाद वेलोसिटीज निकाल पाएंगे? आता है निकालना? भूल गए? आता है? बताइए क्या स्टेप क्या होगा? पहले क्या होगी? दे विल एक्वायर अ कॉमन वेलोसिटी। कितनी आएगी कॉमन? 2u/3। m की पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? तो कितनी और बढ़ेगी? E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है। अब 2u/3 और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 4u/3। तो इसकी हो जाएगी 4u/3। व्हाट अबाउट इस? इसकी पहले u थी, कॉमन कितनी हुई? कितनी घटी? u/3 और घटेगी। यानी पहली टक्कर के बाद आफ्टर फर्स्ट कोलिजन हो गया। चेक। तो क्या इस 2m की वेलोसिटी इधर की तरफ u/3 बच गई?
m की वेलोसिटी इधर की तरफ 4u/3 हो गई और 2m की वेलोसिटी 0 है। पहला कोलिजन कंप्लीट। क्या आपको दिख रहा है कि दूसरा कोलिजन होगा? ये सिर्फ इसलिए है कि आपका हाथ चल जाए और कुछ लिए नहीं है। सवाल इतने सारे कोलिजन वाले सवाल ज्यादा पूछ नहीं सकता क्योंकि सब करना पड़ेगा। m 4u/3 से आ रहा है, 2u रुका हुआ है। क्या इनके बीच में फिर से कोलिजन होगा? होगा ना? निकाली कितनी आएगी वेलोसिटीज टक्कर के बाद? पहले कॉमन कितनी आएगी? हेल्प करिए, मेरी ही हेल्प करिए। कॉमन कितनी आएगी? 4u/9 m इंटू 4u/3 डिवाइड बाई 3m 4u/9। 2m की पहले कितनी थी? 0। टक्कर के बाद सॉरी कॉमन वेलोसिटी 4u/9 कितनी बढ़ी? 4u/9। तो 4u/9 और बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 8u/9। ठीक है, m वाले की बताइए पहले कितनी थी? वो पहले थी 12u/9। पहले कितनी थी? 12u/9 थी। हाँ 12u/9 थी पहले। कॉमन कितनी हुई? कितनी घटी? 8u/9। 8u/9 और घटेगी। 4u/9 इधर की तरफ थी, 8u/9 और घटेगी तो पीछे की तरफ कितनी हो जाएगी? 4u/9। m की पहले आप तो इक्वेशन बना के करिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। m1 v1 v1 v2 पर आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सवाल कर लिए हमने, थोड़ा मैथ्स थोड़ा तेज करिए। m की ये पहले कोलिजन के बाद वाला फोटो क्लियर है, दूसरा कोलिजन देख रहे हैं। व्हाट इज देयर कॉमन वेलोसिटी पहले निकालते हैं। तो m इंटू 4u/3 डिवाइड बाई 3m विच कम्स आउट 4u/9। तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आई? 4u/9। थोड़ा यहां बीच में बना लेते हैं 4u/9। इसकी पहले कितनी थी? 0। कॉमन कितनी हुई? 4u/9। 4u/9 और बढ़ेगी तो इसकी कितनी हो जाएगी? तो 2m की तो आपने बना दी 8u/9। Am I making sense? इस 2m की तो u/3 ही है। अरे सही है, अभी तो टक्कर उसकी तो हुई नहीं है, उन दोनों की हुई है। इसकी देखते हैं पहले कितनी थी? 12u/9। अरे ताकि कम घटाना आसान रहे, ये 4u/3 कैन बी रिटन एज 12u/9। तो ये कितनी घटी? 8u/9 घटी। तो 8u/9 और घटेगी तो कितनी हो जाएगी? 4u/9 इधर की तरफ थी, पहले 4u/9 खत्म होकर 0 हुई, फिर 4u/9 इधर की तरफ हो गई। तो यानी सेकंड कोलिजन के बाद ये फोटो होगी 4u/9। वो 8u/9 से आ रहा है, ये 4u/9 से आ रहा है, ये u/3 से आ रहा है। सेकंड कोलिजन हो गया क्या? क्या अभी थर्ड कोलिजन भी होगा? कैन यू सी थर्ड कोलिजन भी होगा? चलिए कराते हैं थर्ड कोलिजन। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको दिख जाए कि किस तरह कितने कोलिजन होने वाले हैं। ऐसा सवाल आएगा नहीं बिकॉज इट अ फुल लेंथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, मेहनत का काम है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, बट फिर भी हमारा हाथ चलना जरूरी है तो एक बार करना आना चाहिए। बताइए कॉमन वेलोसिटी निकालते हैं। उसका कितना मोमेंटम है? उसकी वेलोसिटी है 3u/9, यानी कि ताकि कंपेयर कर पाए, उसकी वेलोसिटी है 3u/9। क्या 2m वाले की वेलोसिटी 3u/9 है, यानी कि मोमेंटम है 6mu/9। इसकी वेलोसिटी 3u/9 है, इसका मोमेंटम है 6mu/9। इसका है 4mu/9, तो नेट मोमेंटम है इधर की तरफ 2mu/9। नेट मोमेंटम इधर की तरफ कितना है? 2mu/9। टोटल मास कितना है? 3m। तो कॉमन वेलोसिटी आएगी 2u/27। कॉमन वेलोसिटी आएगी 2u/27। चेक इट आउट, 2u/27। प्लीज मेरी हेल्प करिए, थोड़ा बैस चलाइए, हाथ चलाइए। इसका मोमेंटम कितना था? क्या मैं u/3 को मैं लिख सकता हूं आपके लिए 3u/9? चलेगा? तो इसके पास मोमेंटम कितना था मेरे बच्चों? 6mu/9 इधर की तरफ। इसके पास था 4mu/9 इधर की तरफ। तो व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? 2mu/9 इधर की तरफ। टोटल मास तो 2mu/9 by 3m is the common velocity which comes out 2u/27. Am I making sense? अब बताइए इसकी पहले वेलोसिटी इधर की तरफ थी, इधर की तरफ कितनी थी? इधर की तरफ 12u/27।
इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी कितनी थी 4u/9 को थोड़ा सा कंट्रोल करो अपने दिमाग पे 4u/9 कैन बी रिटन एज 12u/27 इधर की तरफ थी कॉमन कितनी हुई 2u/27 यानी पहले 12u/27 इधर थी 2u/27 यानी 14u/27 बढ़ी तो 14u/27 और बढ़ेगी 2u/27 ऑलरेडी है 14u/27 और बढ़ेगी तो कितनी रहेगी 16u/ इसकी वेलोसिटी आ गई m की वेलोसिटी आ गई 16u/27 16u/27 इसकी तो अभी भी कितनी है इस 2m की कितनी है अभी भी 24u/27 अरे चेक करिए इसकी बात करते हैं इसकी पहले कितनी थी 3u/9 थी यानी कि इसकी थी 9u/27 9u/27 घट के कितनी बची 2u/27 इसका मतलब इसकी 7u/27 घटी 7u/27 और घटेगी तो 2u/27 से 5u/27 बैकवर्ड तो 2m वाले की आ जाएगी पीछे की तरफ 5u/27 कौन सा कोलिजन कंप्लीट हो गया थर्ड अरे थर्ड हो गया क्लियर है अब कोलिजन होगा क्या क्योंकि इसकी वेलोसिटी कितनी है अब ये दोनों कोलाइड कर 16u/27 आगे वाला कितने जा रहा है 24u/27 कभी नहीं मिलेंगे आपकी क्लास है तो मैंने 2m लिया जेई क्लास है मैं 4m लेता उसमें 7 बार आता कोलिजन 4m लेता और ज्यादा कोलिजन तो खटखट करता रहता अरे क्लियर है पर मुद्दा ये कि एक समझ में आना चाहिए कि कैसे काम किया हुआ एक सवाल और करते हैं अब आसान है लेकिन m मास का पार्टिकल है ये m/2 का है ये m/4 का है ये m/8 का है ये m/16 का है ठीक है ये v वेलोसिटी से जा रहा था सबकी फाइनल वेलोसिटी बताइए इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है एक कॉमन सेंस इस्तेमाल होगा जिसमें ज्यादा मेहनत नहीं आएगी लग रहा है ज्यादा मेहनत आएगी पर ज्यादा मेहनत नहीं आएगी चलिए पहले वाले को कर लेते हैं पहले वाले को सबकी फाइनल वेलोसिटी पहले वाले में कॉमन वेलोसिटी कितनी आई मेरे बच्चों 2v/3 इज इट राइट तो आगे वाले की कितनी आ जाएगी 4v/3 4v/3 और पीछे वाले की v/3 सेम ही सवाल है यही पहला कोलिजन जो था वही था 2m और m हो m और m/2 हो 4m और 2m हो सबका आंसर तो सेम ही आने वाला है e की वैल्यू 1 लेके चला है ठीक है क्या आया पहले कोलिजन में m मास का पार्टिकल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी जा रहा था टक्कर के बाद इसकी v/3 हो गई और इस वाले की 4v/3 हो गई अब जब इसका इससे कोलिजन अब इसकी अभी रुकी हुई है ठीक है बेटा अब इधर देखो जब ये v से आ रहा था आधे मास से टकरा रहा था तो उसको 4 टाइम 4/3 मिल रहा था और इसकी जो भी वेलोसिटी थी इसकी 1/3 हो जा रही थी तो यहां से अगर मैं सवाल देखूं सिर्फ इतना सवाल देखूं इसके बाद का तो ये m/2 है और ये m/4 से टकराने वाला है तो सब कुछ रेशियो में सेम ही कहानी आनी चाहिए पर जो इनिशियल वेलोसिटी 4v/3 थी उसकी v थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 4v/3 है पर उसी रेशियो में बटनी चाहिए जिस रेशियो में पहले बटी थी इसमें भी तो देखो वही v/3 और 4u/3 आए थे 2m और m थे उससे थोड़ी 2m और m से इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि रेशियो इंपॉर्टेंट है तो यानी m वाला अगर v से जा रहा है m/2 वाला फाइनली 4v/3 पाता है और m वाला v/3 पाता है तो जब इन दोनों का कोलिजन होगा इसकी तो फिक्स हो चुकी है v/3 ये हो जाएगी इसकी 4v/9 जिस वेलोसिटी से जा रहा होता है टक्कर के बाद उसकी 1/3 हो जाती है तो जिस वेलोसिटी से जा रहा था टक्कर के बाद इसकी 1/3 हो जाती है अरे समझ में आ रहा है और इस बंदे को बहुत बढ़िया तो इसकी वेलोसिटी हो गई 16v/9
क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी हो गई 16v/9 और इसकी 0 और इसकी 0। फिर क्या होगा? इसकी तो v/3 चेक, इसकी चेक, इसकी हो जाएगी 16v/27, 16v/27। इसकी कितनी हो जाएगी? 64v/27 और इसकी 0। अरे चेक करिए फाइनल, इसकी चेक, इसकी चेक, इसकी यही, इसकी कितनी हो जाएगी? 64v/81, 64v/ और उसकी कितनी हो जाएगी? 256v/81। अरे बताइए, पक्का? अब यहीं पर ये सवाल में ऐसे एक सर्कल बना देता, ऐसे एक सर्कल बना देता, सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस r है, सर्कुलर ट्रैक बना देता। क्योंकि बच्चे ने सवाल पूछा था तो मैंने कहा कि आपको मैं तोड़ के दिखाऊं, आपके ही किसी बच्चे ने पूछा था, तो ये सर्कुलर ट्रैक बना दिया। अब सवाल पूछा कि उसकी वेलोसिटी v क्या हो कि ये कंप्लीट सर्कल कर जाए। उसकी वेलोसिटी से इसका कंप्लीट सर्कल तो नहीं होता, इसका कंप्लीट सर्कल तब होगा जब इसकी वेलोसिटी √5gr होगी। अरे बताइए, तो उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है, पर उसकी वेलोसिटी v से हमें पता है इसको मिलेगी 256v/81, तो 256v/81 की वैल्यू √5gr हो जाएगी, तो हमारा क्या ये सर्कल कंप्लीट कर जाएगा? तो उससे v निकल आएगा, तो उसकी वेलोसिटी पूछी थी तो उसकी निकल गया। पूछा था सवाल में उसकी वेलोसिटी v क्या होगी, अगर ये इसके आगे भी अगर कुछ और होते, 15 और होते, तो कोई फर्क पड़ता क्या हमें? अच्छा, दूसरी बात ये कि मैंने तो आपसे सबकी वेलोसिटी निकलवा ली, हमें तो इस सवाल में सिर्फ इसकी चाहिए थी, तो हमने कहा इसकी v है तो इसकी 4v/3 आएगी, इसकी आएगी 4/3v²v। अरे सही है, इसकी आ जाएगी 4/3³ इसकी आ जाएगी 4/, अरे सही कर रहा हूं, इसकी आ जाएगी 4/3⁴v, तो 4/3⁴v मस्ट बी ग्रेटर देन √5gr। अरे इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता हर बार 4/3 हो जा रही है, वी कैन गेट द आंसर। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। पक्का इस तरह के सवाल आएंगे, कर ले जाएंगे। इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सर्कल कंप्लीट कर ले जाते, 1 से b से 4v/3। उसके अगर मान लो ये n होते और भी होते तो भी कर ले जाते। पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? पक्का? गुड। अगला, ये क्या हो गया? अगला लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए। कई सारे बॉल्स रखे हुए हैं, कई सारी बॉल्स रखी हुई हैं, जैसे पिछले सवाल में थी। पिछले सवाल में मैंने इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया हुआ था, पिछले सवाल में मैंने इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दिया हुआ था। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? इस बार मैंने, पर क्या आपको इस गैप का कोई फर्क पड़ा था क्या सवाल में? इस सवाल में कोई गैप का फर्क पड़ा था क्या? नहीं। तो अगर यहां पे गैप नहीं भी दिया हुआ है, पास पास रखे हुए, नोट करके लिखिए, in this kind of question we will deal collision 1 by 1, भले गैप दिया हो चाहे गैप ना दिया हो, collision 1 by 1 मतलब पहले जैसे इसका जो भी मास वास दिया हो, मुझे नहीं पता क्या मास दिया होगा, जैसे इसका कुछ भी मास है, m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, इसका m5 है, तो पहले इसका कोलिजन करा के पूरा आंसर निकालेंगे, फिर इसकी जो वेलोसिटी आएगी उससे इसका कोलिजन कराएंगे। अरे सर में आ रहा है मेरी बात? फिर इसकी जो वेलोसिटी आएगी फिर इसका इससे कोलिजन कराएंगे, फिर इसकी जो भी वेलोसिटी आएगी उसका उससे, जैसे अभी तक करते आए थे। कोलिजन 1 by 1 है, ठीक है, 1 by 1 लिखिए। This is an experimental value data
This is an experimental data. Our physics cannot do anything in it. गैप था तो क्लियर था, पर गैप नहीं है तो क्लियर नहीं है. ये क्या बोला मैंने बकवास कि दिस इज अ एक्सपेरिमेंटल डेटा, और फिजिक्स कैन नॉट डू एनीथिंग इन इट. ये क्या बकवास बोली मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट न्यूटन हैज ऑब्जर्व्ड. ये न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था, एंड इट इज वेल नोन फेमस सेटअप नेम न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट. द वेल नोन सेटअप नेम न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोलिजन एक एक करके होंगे, एक एक करके होंगे, एक साथ नहीं होंगे. सेटअप को क्या बोला? न्यूटन्स क्रेडल. क्रेडल मतलब वो पालना, बचपन में होता है ना बच्चों का, लालना पालना, क्या कहते हैं उसको, जिस पालना ही कहते हैं ना, हाँ वो पालना, क्रेडल. न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट, CRADLE. हाँ जी, क्या हो गया है, ये कैसे हुआ, ये क्या किया मैंने ऐसा कचरा, मैंने कुछ ऐसे आके यहां छू दिया था ना. ठीक, और मैं, मेरी बात, इसको न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट कहते हैं. आपने कहा थोड़ा सा एलेबोरेट कर देने की कोशिश करता हूं, मैं आपको समझा देता हूं. बताओ. कॉन्सेप्ट वो तो सजाने के लिए घरों में जो बनाते हैं वो तो समझ में आ गया कि ऐसे लाओ ऐसे जाए. अब वो घरों में जो रखते हैं लोग ऐसे सबके रख लेते हैं आजकल ऐसे सजाने वाला न्यूटन्स क्रेडल. पर फंडामेंटल बात जो है वो ये है कि एक एक करके कोलिजन होंगे, एक एक करके. इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक एक करके कोलिजन होंगे, एक साथ नहीं होंगे. वाई? बिकॉज देखिए मेरी बात को समझिएगा. जैसे मास m का पार्टिकल है, एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पता नहीं कितना समझ में आएगा आपके. ये मास m और m के दो पार्टिकल रखे हुए हैं. लेट्स से देयर आर टू पार्टिकल्स, और हमने कहा कोलिजन इलास्टिक है. कोलिजन इलास्टिक है, ठीक है मेरे बेटा. इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है, इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी भी पहले और बाद में सेम रहेगी और मोमेंटम तो सेम रहेगा ही रहेगा. ठीक है. अब ये m मास का पार्टिकल, m मास का, अब तुम्हारे पास सवाल आया, इन्होंने सोचा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि m मास का पार्टिकल कोलाइड कर रहा है m मास के पार्टिकल से, फिर दोबारा m मास का पार्टिकल उस m मास के पार्टिकल से कोलाइड कर रहा है, तो इलास्टिकली. तो इन्होंने कहा जब पहला कोलिजन हुआ तो ये रुक जाएगा. आपको पता है इलास्टिक कोलिजन में मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. इलास्टिक कोलिजन में इसकी वेलोसिटी स्वैप हो जाएंगी. तो पहले कोलिजन के बाद ये रुक जाएगा, इट विल एक्वायर वेलोसिटी v, और ये यही रहेगा. सेकेंड कोलिजन के बाद ये रुक जाएगा और इस विल एक्वायर वेलोसिटी, तो ये यहीं और ये वाला v वेलोसिटी पा जाएगा. अरे चेक करिए, तो एक बॉल आई और एक बॉल निकल गई. एक बॉल जो इधर से आई, इधर से बॉल आई, जो आपको एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है फोटो कि एक बॉल इधर से छोड़ी, वो इधर से आई, टक्कर मार के इधर से एक बॉल निकल गई. यही हुआ क्या यहां पे? अगर 50 होते तब भी यही होता. ये हमने कहा कि ये हो सकता है. हमें क्या पता क्या है, हमें लगा कि एक एक करके कोलिजन हो रहा है. हमने तो अपने मोमेंटम कंजर्वेशन और ईवी जो फिजिक्स पढ़ी है उससे लगाया. अब एक बच्चे ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 2m साथ ही तो रखे हुए, इनको 2m की एक बॉडी मान लेता हूं. उसने कहा m मास का पार्टिकल 2m से कोलाइड कर रहा है. अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो उसने कहा टक्कर के बाद ऐसी फोटो होगी, m मास का पार्टिकल और 2m मास का पार्टिकल कोलाइड कर रहा है, तो ये 2m मास का पार्टिकल, ये दोनों 2v/3 से जाएंगे, ये दोनों 2v/3 से जाएंगे, और ये इधर की तरफ v/3 से जाएगा. सॉल्व करके उसने निकाल लिया. m और 2m कोलिजन मैं बता रहा हूं यही आएगा. ठीक है, पक्का? अरे कॉमन वेलोसिटी कितनी आई? m वाला v से आ रहा था, कॉमन वेलोसिटी कितनी आई? 2m का मानिए इसको, v/3. 2m वाले पहले रुके हुए थे, कितनी हुई कॉमन वेलोसिटी? v/3. तो बाद में कितनी और हो जाएगी? v/3 और
तो कितनी रहेगी 2v/3 और m वाले की v/3। क्या मैंने इस सवाल के आंसर में मैंने कहा ये हो, किसी एक बच्चे ने बोला ये हो रहा है फाइनल आउटपुट, क्या ये मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा है इसका? m मास का पार्टिकल आया, m मास का पार्टिकल जा रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन फेल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। एक बच्चे ने ये आउटपुट बताया, एक बच्चे ने ये आउटपुट बताया, थोड़ी सी गहरी बात है, ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे ने कहा कि ये आउटपुट आ रहा है, क्या इस बच्चे के सवाल में क्या इसने मोमेंटम कंजर्वेशन, फिजिक्स हमने सीखी है, मोमेंटम कंजर्वेशन फेल नहीं होना चाहिए, क्या इसका फेल हो रहा है क्या? नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व है? काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व है, यानी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी के बराबर भी है। क्या ये बंदा जो सवाल सॉल्व कर रहा है फिजिक्स के फंडामेंटल्स के हिसाब से मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सब कुछ वैलिड है इसका? इस बंदे पे आते हैं, क्या इसका मोमेंटम कंजर्वेशन सही है, ये लगा पा रहा है? 2m इंटू 2u/3 यानी हो गया, फाइनल मोमेंटम देखते हैं, 2m इंटू 2u/3 माइनस m इंटू u/3 कितना आया? mu ही आया। तो क्या इसका ही मोमेंटम कंजर्वेशन इंटैक्ट है? इसने कहा फिजिक्स तो आपने इतनी सिखाई है ना, कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर सेम होनी चाहिए, यही सिखाया ना आपने, अपना इतना ही तो फिजिक्स सिखाई है सर मुझे कि भैया मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाओ और एनर्जी कंजर्वेशन होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। उसने कहा मेरा ही मोमेंटम, इसका मोमेंटम एनर्जी सही है, इसका भी चेक करता है एनर्जी। पहले एनर्जी कितनी थी, अब ये क्या कह रहा है एनर्जी कितनी है, हाफ mv²/9 प्लस हाफ 2m 4v²/9। अरे चेक करिए, इट कम्स आउट हाफ mv²। टू इंटू 4 8 8v²/9 प्लस v²/9। अरे सही है। इस बंदे ने क्या फिजिक्स गलत लगाई? मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन सब सही लगाया। उस बंदे ने क्या फिजिक्स गलत लगाई? दोनों ने फिजिक्स सही लगाई, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। मैंने कहा दोनों से कहा कि मेरा आंसर सही है, पर असली लाइफ में ये आंसर आता है, वो नहीं आता है। तो ये बात मैं फिजिक्स के दम पे नहीं बता पाऊंगा कि वो क्यों आ रहा, नहीं आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, मेरी औकात के बाहर है। दैट्स व्हाई वो खिलौना इतना फेमस है। वो खिलौना जो मजाक नहीं है, मजे आ रहे हैं इसको इसलिए बहुत फेमस है। खिलौना इसलिए इतना फेमस है क्योंकि देयर इज समथिंग, हमारी औकात के बाहर चला गया मामला। हमारी फिजिक्स ने कहा कि हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए बड़े लोग कहते हैं कि मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन जस्ट गिव यू थोड़े बहुत 2-3 प्रॉब्लम है, 2 पार्टिकल सिस्टम जैसे हम करते आए हैं आज तक, उसमें तो सॉल्व कर देता है आंसर। पर मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन हर बार सवाल का आंसर बता पाए नहीं पता, तभी 3 बॉडी प्रॉब्लम दुनिया की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम में से है कि क्या होगा किसी के पिताजी को नहीं पता। डबल कोन पेंडुलम देखे हैं आपने कभी आज तक? कभी वीडियो देखा है डबल कोन पेंडुलम का? देखा है वीडियो? देखा ना, कुछ भी पता नहीं, प्रिडिक्टेबल नहीं होता, कहां क्या जाएगा, ऐसे से करते करते ऐसे नाचने लगेगा, फिर पता नहीं क्या करने लगेगा, कुछ पता नहीं किसी को। क्योंकि मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स गिव ओनली पॉसिबिलिटीज कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। क्या होगा इन दोनों से हमें नहीं पता चल पाता। इन दोनों से अभी हमारी मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है कि 3 बॉडी प्रॉब्लम में भी हम प्रिडिक्शन कर पाए। 2 बॉडी तक ही हमारी औकात है, 3 बॉडी में हर समय नहीं, कुछ सवालों में कर लें, जैसे क्यूबिक इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सबको सॉल्व करनी आती है, फॉर्मूला पता है, पर क्यूबिक इक्वेशन का कोई फॉर्मूला है क्या? कभी कभी हो जाएगी, कभी कभी नहीं होगी। अरे क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला आज तक नहीं, बताओ इतने हम बड़े हो गए। मतलब ऐसे बना तो सकता हूं मैं लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला, पर क्यूबिक इक्वेशन फिर भी मोटा मोटा यहां पे जो बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ हमें क्या देते हैं? पॉसिबिलिटी। पर आपको इतने जानने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि अगर ये सवाल कभी आ जाए तो कोलिजन कैसे कराएंगे? 1 by 1, 1 by 1। पक्का? अगर मान लो यहां पे 2 बॉल आ रही होती, दोनों चल ही रही हैं, अभी तो इनका हो ही नहीं जाता, दोनों को ही भेजा गया, यहां 2 बॉल पड़ी हुई है, तो देखते हैं पहले इसका इससे कोलिजन हुआ। अरे देखिए इसका अलग अलग कोलिजन होगा, तो इसकी वेलोसिटी 0 और इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। फिर इसका इससे जब हो रहा होगा तो इसका इससे भी हो रहा होगा, क्योंकि ये आ रही थी, ये रुकी हुई है। अरे 2 बॉल आई,
पहले इसका इससे हुआ, सबसे पहले इनका टच आएगा, इनका टच आया तो इसका कोलिजन जब हो रहा है तब तक दोनों बाकी अगल बगल वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो इसका इससे जब होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी v हो जाएगी। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड कोलिजन, ये v से आ रहा है, ये 0 से जा रहा था, ये v से आ रहा था, ये 0 से आ रहा था, तो इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी 0 और इसकी v हो जाएगी। फिर तीसरा इसका और इसका कोलिजन होगा तो क्या होगा, इसकी 0 हो जाएगी और इसकी v हो जाएगी। फिर अब कोई कोलिजन नहीं होगा, तो दो बॉल आएंगी तो दो ही जाएंगी। तो यही न्यूटन क्रेडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया है बार बार करके, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोलिजन एक एक करके होंगे, कोलिजन एक एक करके होंगे, 10 एक साथ पांचों के नहीं हो जाएंगे। दैट्स व्हाई न्यूटन्स क्रेडल एक्सपेरिमेंट इज बहुत फेमस, क्योंकि उसमें फिजिक्स के ऊपर की बात है, क्योंकि हमने समथिंग ऑब्जर्व, दिस इज समथिंग वी ऑब्जर्व। सेम ऑब्जर्वेशन यू कैन डू हियर। एक एक करके कोलिजन होते हैं, उसके कई सारे एग्जांपल और भी हैं, एक एक करके कोलिजन होता है। जबकि फील ऐसा आ रहा है कि सर जब ये, अगर थोड़ा सा विजुलाइज करने की सोचो कि सर जब ये इसको दबा रहा होगा, कोलिजन हो रहा होगा, तो कॉमन वेलोसिटी आती है। अगर कॉमन वेलोसिटी आती है इसका मतलब ये सेकंड वाला पार्टिकल चलना स्टार्ट कर देता होगा। जब चलना स्टार्ट कर देता तो होगा तो थ्योरेटिकली इससे टकरा, इसलिए जब छुआ ही हुआ था भाई, ये दो बॉल है, ये v से आया, ये वाले बॉल की वेलोसिटी 0 थी, तो जब कोलिजन घुस रहा होगा तो घुसते 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 इसके वेलोसिटी आना स्टार्ट हो गई होगी ना। जब आना स्टार्ट हो गई तो इससे काहे नहीं टकरा रहे हो बे, ये तो बगल में ही खड़ा है तुम्हारे, वेलोसिटी आ गई तो आगे बढ़ो, इससे टकराओ। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों, किसी के पिताजी को नहीं पता। क्लियर है क्या मेरी बात, पक्का? तो यानी यहां पे क्या होगा, एक एक करके कोलिजन होते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोलिजन टेक प्लेस वन बाय वन। क्लियर है क्या भाइयों? कोलिजन कैसे होते हैं, एक एक करके होते हैं, याद रखिए। हाँ, दूसरा एग्जांपल दिखा रहा था, आप एक फुटबॉल को जमीन पे ऐसे पटकिए, यहीं से छोड़िए, वो यहीं तक आएगी, इससे कम ही आएगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इलास्टिक इलास्टिक होता तो वहीं तक आती, थोड़ा सा भी कम इलास्टिक हो तो कम हाइट तक पहुंचेगी। अभी देखा था हमने, एक प्लास्टिक की बॉल को ऐसे करके छोड़िए, वो भी ऑब्वियसली यहीं से, इसके ऊपर, यहां से ऊपर, यहां तो बिना डरे हम अपना हाथ लगा सकते हैं कि मेरे हाथ को दोबारा टच नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने फुटबॉल के ऊपर प्लास्टिक की बॉल रखी और दोनों को ऐसे छोड़ दिया, और अगर आपने मुंह ऐसे रखा तो मुंह फोड़ देगी आपका। रीजन, क्योंकि एक एक करके कोलिजन होगा। पहले दीवार, पहले बॉल, बड़ी वाली बॉल का जमीन से होगा, फिर उसके ऊपर की तरफ वेलोसिटी आएगी। अब फुटबॉल आ रही है ऊपर, प्लास्टिक की बॉल आ रही है नीचे, इन दोनों का फिर से कोलिजन होगा। तो अब बॉल को बहुत ज्यादा हाई, पहले तो जमीन से हो रहा था, अब किससे हो रहा है उस बॉल का, ऊपर जाने वाली बॉल से। तो ऊपर जाने वाले हाथ से अगर कोई चिड़िया आ रही है, कोई बॉल आ रही है, और मेरा हाथ ऐसे, मैंने हाथ करके मारा, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, तो वो बहुत तेज हाई वेलोसिटी से आएगी। एंड अगर आपने m और m/2, m/4, m/8, m/16 की बॉल्स कंसीडर कर ली, मान लो ऐसी ऐसी बॉल्स हैं, ठीक है, और आपने उनको 50 मीटर की हाइट से फेंक दिया, सवाल है कहीं का, 50 मीटर की हाइट से कहीं फेंक दिया, तो जो सबसे फाइनल बॉल जो होगी, जो टक्कर मारते 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 इसकी फाइनल बॉल, उसकी वेलोसिटी स्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है, मतलब वो स्पेस में चली जाएगी। स्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा निकल के आती है, तो उसका मतलब फाइनल बॉल कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी चली गई, वो चली गई स्पेस में, चली गई मून पे चली जाएगी। अरे समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? बट दिस इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, बिकॉज आपने m/2, m/3 करके अब 11 बॉल ले रहे हैं। 11 बॉल जब आप ले रहे हैं, मेरी बात को समझिए, तो अगर नीचे वाली बॉल अगर आपने 100 किलो की ली है, तो ऊपर वाली बॉल 1 ग्राम की भी नहीं होगी। अरे m/2, m/4, m करते करते जब जाओगे तो बहुत हल्की हो जाएगी वो। तो ऑब्वियसली वहां पर ये ग्रेविटी वाली कहानी तुम्हारी काम वैसे भी नहीं आ रही है। क्लियर है क्या मेरी बात, पक्का? या अगर उसको 1 किलो का लोगे तो नीचे वाली बॉल जो होगी वो 1 लाख किलो की होगी, तो इसको गिराएंगे कैसे, और नीचे गिराएंगे तो जमीन टूट जाएगी। इलास्टिक कोलिजन क्या है? नहीं तो आप लोग को ये सोच रहे हो कि ये तो बहुत बढ़िया तरीका है, साला काहे रॉकेट लगा रहे हो, सीधे बॉल लो, ऐसे गिराओ, छत से जाओ, गिराओ, ऐसे ऊपर गई, चलो डाल दर दर करते भेजते रहो सबको स्पेस में। दिस इज हाउ वी कैन नॉट सेंड, बट थ्योरेटिकली वी कैन सेंड। थ्योरेटिकली वी कैन सेंड, थ्योरेटिकली तो सब कुछ पॉसिबल है, थ्योरेटिकली हमारा इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है। पर इंपॉर्टेंट बात सिर्फ इतनी है
कि जब भी ऐसे चिपके चिपके आ जाए, कहीं गलती से वहां कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए आपके दिमाग में। लोगों को ये बात बहुत ऑब्वियस लगती है कि ऐसा तो होता है कि कभी कोलिजन होता है, उनके लिए सवाल है बस। पर ऐसा ये ऑब्वियस बात इतनी नहीं है, नहीं तो वो खिलौना न्यूटन का इतना फेमस नहीं होता। खिलौना बना के थोड़ी न्यूटन इसलिए फेमस हो जाएंगे खिलौना बना के कि बहुत बढ़िया बनाया खिलौना इन्होंने। वो इसलिए फेमस है कि कोलिजन में हमें कैसे पता कि एक एक करके कोलिजन होगा कि दोनों एक साथ होंगे? क्योंकि टच करके रखा है तो यहां भी जैसे यहां फोर्स जनरेट होगा यहां भी तो जनरेट होने लगेगा ना। जैसे यहां पे छूना स्टार्ट हुआ, ये बढ़ना स्टार्ट होगा तो यहां भी फोर्स जनरेट होने लगेगा। पक्का? तो एक कोलिजन एक एक करके होते हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पक्का? गुड, राइट ऑन। नेक्स्ट थिंग, ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक कोलिजन, OBLIQUE, ऑब्लिक कोलिजन। Oblique collision. When velocities are not along line of impact. When velocities are not along line of impact. Velocities are not along line of impact. समझ में आया क्या कह रहा हूं? जैसे अभी आपने कर ही लिया है वो सवाल, फिक्स्ड बॉल से तो कर ही लिया है आपने। इसमें बॉल ऐसे आके टकरा रही थी, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, पर लाइन ऑफ इंपैक्ट कौन सा है? वर्टिकल। तो वेलोसिटी इज नॉट अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? ऐसे कोलिजन थे, सामने सामने आ रहा था। तो इसमें हमें क्या किया था? इस वाले सवाल में क्या किया था? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए थे, एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और एक कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर। लिखिए, दिस इज नथिंग बट head-on collision, along line of impact, along line of impact, and no collision along perpendicular line. No collision along perpendicular line. Making sense? तो ये आपका जो कोलिजन है मेरे बच्चों, इसको हमने कहा कि ये कुछ भी नहीं है, ये दो सवाल का कॉम्बिनेशन है। इस वाले का कुछ भी नहीं हो रहा है, इस वाले का जैसे कोलिजन करते आए थे वैसे कोलिजन हो रहा है। यानी कि ऑब्लिक कोलिजन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ हेड ऑन कोलिजन लाइन एंड नो कोलिजन। इसका नो कोलिजन, इसका हेड ऑन कोलिजन। क्लियर है क्या मेरी बात? और कुछ भी नहीं है। दीवार में तो आपको समझ में आसान आ गया। थोड़ा तिरछे छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स होंगे तो लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना थोड़ा सा मेहनत का काम है। लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालना एक मेहनत का काम है। तो छोटा सा सवाल के थ्रू हम लाइन ऑफ इंपैक्ट को देख लेते हैं। छोटे से सवाल के थ्रू एक लाइन ऑफ इंपैक्ट को देख लेते हैं। छोटे से कोलिजन, ये क्या चीज है? यहाँ पे कुछ और है, नहीं करता था बचपन में? ये कैसे आ गया? लेकिन ये जो सर्कल वर्कल केमिस्ट्री वाले ने कुछ किया है, केमिस्ट्री वाले ने कुछ कर दिया है इसमें। क्या कर दिया यार इस आदमी ने? बोला कैसे बना? चलिए ठीक है, लाइन खींच पाऊंगा जैसे एस। क्या बेटा, मान लीजिए एक बॉल है हमारे पास, ठीक है बेटा, और ये एक दूसरी बॉल है, यानी एकदम आमने सामने नहीं रखी हुई है। इसका सेंटर वाली लाइन उसके टेंजेंट वाली लाइन है, ठीक है? दोनों की रेडियस आर है, दोनों की रेडियस आर है, दोनों का मास m है, m है। E की वैल्यू E है, E की वैल्यू E है, ठीक है? ये ऐसे आ रहा है वेलोसिटी v से। डायग्राम बनाइए, ये वेलोसिटी v से आ रहा था, वेलोसिटी v से आ रहा है। E की वैल्यू E है, ताकि जनरल बात कर पाए। मास चाहे तो मास ही बदल देता हूं, 2m कर देता हूं, मास 2m कर देता हूं, मास m r v e, ठीक है? 2m कर दिया। E की वैल्यू E है, रेडियस r है सिंप्लिसिटी के लिए। पर आपको दिख रहा है कि आमने सामने नहीं रखे हुए हैं, ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है,
क्वेश्चन है फाइंड आउट देयर फाइनल वेलोसिटीज। इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकालिए, इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकालिए, इनकी फाइनल वेलोसिटीज निकालिए। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि इंपैक्ट किधर की तरफ लगता है। इंपैक्ट हमेशा लगता है कॉमन नॉर्मल की तरफ, फोर्स हमेशा बीच का कभी हमेशा लगेगा नॉर्मल की दिशा में। तो इनका नॉर्मल कॉमन कैसे होगा? तो मैंने कहा जब ये बॉल यहां पर पहुंची होगी, यही कोलिजन स्टार्ट हो गया होगा, जहां ऐसे रही है पर कुछ यही छू जाएगी, अरे पहले ही छू जाएगी। तो जैसे हमने उसके पास उसको बनाया कॉमन वेलोसिटी, तो ये हमें इसका नॉर्मल इधर की दिशा में होगा। नॉर्मल कहां से की दिशा में होगा? सेंटर टू सेंटर वाली लाइन में। तो ये C1 है और ये C2 है, यही क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट ये हो गई। तो यही काम सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लाइन ऑफ इंपैक्ट का पता लगाना, जो कि बहुत आसान काम है। इस स्फीयर में हमको दिख गया लाइन ऑफ इंपैक्ट, दिख गया क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट? लाइन ऑफ इंपैक्ट में छूने वाले हो तो दोनों के सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करोगे, वही लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल, सेंटर से ही कॉमन नॉर्मल पास करेगा। तो ये लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अब हमारा सवाल क्या था? इसकी वेलोसिटी बंदे की v थी इधर की तरफ, इज इट राइट? इस कैलकुलेशन में चीजें बहुत आसान है। क्या ये लंबाई r है? क्या ये लंबाई 2r है? तो इसका मतलब है ये एंगल हमें मिल गया sin 30 इज इक्वल टू r/2r, यानी 30 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री मिल गया। अरे r 2r किया था, इसलिए 30 डिग्री मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम कहेंगे कि सर ये v वेलोसिटी से इधर 30 डिग्री पर ये सब नहीं आ रहा है, इसके पास दो वेलोसिटी है, इधर की तरफ है सर v cos 30, अरे चेक करिए, और इधर की तरफ है v sin 30। एम आई मेकिंग सेंस? v sin 30। उसने कहा सर ये अनटच्ड रहेगी, ये जैसी है वैसी रहेगी, v sin 30 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। v cos 30 वाला इधर कोलिजन करेगा, तो v cos 30 वाले की लाइन हम यहां फिर से, हमें तिरछा मिर्चा देखने में गंदा लगता है, तो हमने बॉल मान ली, ये बॉल है इधर आ रही है v cos 30 से, और एक दूसरी बॉल है जो रुकी हुई है। क्या हम ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे? अब जो भी EV की वैल्यू दी हो, क्या आप ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे? v cos 30 से आ रहा है, क्या ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे? हमें करना आता ना हेड ऑन कोलिजन में कॉमन वेलोसिटी निकाल के या इक्वेशन लिख के, जो भी करना है करो, कर लेना। एक तरीका तो कम से कम काम करेगा। अगर कॉमन वेलोसिटी नहीं निकाल पा रहे हो तो वही लिखना, फाइनल डायग्राम बनाना, v1 v2 मानना, मोमेंटम कंजर्वेशन, E की इक्वेशन, आंसर निकालना। क्लियर है? या ये क्या हम कॉमन वेलोसिटी निकाल पाएंगे, इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल पाएंगे? तो इस वाले की तो यही फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जो यहां आएगी, जो इसमें आएगी। इसके पास ये तो रहेगी, साथ में जो इधर की तरफ आई होगी वो भी आ जाएगी। तो इनका रिजल्टेंट हम बता देंगे कौन किधर की तरफ जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? What do you have to do whenever there is an oblique collision which will be very less likely being asked? यहां पर अभी बहुत लेस लाइकली है पूछा जाए आपसे, पर फिर भी पूछा जाएगा, तो क्या तरीका होगा? लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालेंगे। लाइन ऑफ इंपैक्ट निकालने के बाद वेलोसिटी का जो कंपोनेंट लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर है वो अनछुआ रहेगा, जो टक्कर से पहले था वही टक्कर के बाद रहेगा। टक्कर के दौरान जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो वेलोसिटीज हैं उनकी टक्कर करने वाला सवाल हेड ऑन कोलिजन जैसा नॉर्मल सवाल है। पक्का क्लियर है क्या मेरी बात? गुड। इक्वेशन लिखते हैं, प्रूव दैट if two particles of same mass, prove that if two particles of same mass collide obliquely such that initially one was at rest and other was moving. Initially one was at rest and other was moving. Then after collision, they will go perpendicular to each other. They will go
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएंगे। करिए, लंबा लिखा हुआ है नहीं, कोई बहुत बड़ा सवाल। कभी दो टक्कर मार रहे हैं, इसकी वेलोसिटी v इधर की तरफ थी, ये लाइन ऑफ इंपैक्ट ये है। मैंने मान लिया लाइन ऑफ इंपैक्ट जो है वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रहा है, चलेगा? अरे जनरल बात प्रूव करनी है, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या हमारे पास सवाल ये हो गया कि ये बॉल जो है इसके पास इधर की तरफ वेलोसिटी है v sin थीटा और इधर की तरफ वेलोसिटी है v cos थीटा, और दूसरी बॉल जो है वो रेस्ट पे है, दोनों के मास क्या है? बराबर हैं। पक्का? आप मुझे बताइए, इलास्टिक कोलिजन हेड ऑन में क्या याद किया था हमने? स्वैप हो जाती हैं। इसका मतलब v cos थीटा से ये आ रहा है और ये रेस्ट पे था, तो वो रेस्ट पे और ये v cos थीटा, यानी टक्कर के बाद इसकी तो v sin थीटा तो एज इट इज रहेगी, इधर की तरफ इसकी कितनी हो जाएगी? 0, और इसके पास इधर की तरफ कितनी हो जाएगी? v cos थीटा। आर दे मूविंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर? That is what we have to prove. This is what we have to prove. This is what we have to prove. ठीक है? That's it for today. बाय रहेगा सभी को। Enjoy life. You find it enjoyable. Otherwise, make it, because the most fun thing in life is खुश रहना. Bye 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 bye. हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ़ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.